मैं इसे स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई, रेस दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी देर चलेगी। चेक हाइब्रिड और बंद हो गई फिर से। नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपने देखा, मेरे पास आई थी टोयोटा की कैमरी गाड़ी, हाइब्रिड वर्जन, जिसमें हाइब्रिड सिस्टम फॉल्ट आ रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी कुछ देर चल पाती थी और उसके बाद बंद हो जाती थी। पर ये क्या सच में हाइब्रिड सिस्टम इशू का कोई फॉल्ट था, या हाइब्रिड सिस्टम फेलियर था, या कोई और चीज थी जिसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम फॉल्ट आ रहा था? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी हमारी केस स्टडी वाली वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूं। पर फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी पिक्चर्स ले ली, छोटे क्लिप्स ले लिए वीडियो के, ताकि ये वीडियो, ये जो गाड़ी पे जो मैंने डायग्नोसिस की है, इस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपको इसमें जरूर सीखने को मिलेगा कि अगर आपके पास हाइब्रिड गाड़ी आती है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी में हमें ज्यादातर ऐसे लगता है कि शायद अगर हाइब्रिड सिस्टम फॉल्ट आ रहा है तो कहीं बैटरी इशू वगैरह ना हो। उस चीज से हटकर कोई इशू था इस गाड़ी में, जिसकी वजह से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि वो केस स्टडी वाली वीडियो ना हो, एक्चुअल गाड़ी पे मैं वीडियो बनाऊं। आईपैड ऑन करूंगा, उस पर मैं आपको दिखाता हूं कि इस गाड़ी पे चल क्या रहा था, सारा सारा मसला क्या था इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मेरे पास ये गाड़ी थी, 3 लाख चली हुई ये गाड़ी थी, टोयोटा की कैमरी। और इस पे कोड, जो हमारे वार्निंग आ रही थी, वो आ रही थी चेक हाइब्रिड सिस्टम की। अब चेक हाइब्रिड सिस्टम की वार्निंग आ रही थी। हो क्या रहा था कि जैसी गाड़ी में मैं बैठता था, गाड़ी की ऑन करता था, और जो भाई हमारे जानते हैं कि हाइब्रिड गाड़ियों में, टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ियों में रेडी साइन ऑन हो जाता है। यहाँ पे लिखा होता है रेडी साइन, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेडी साइन लिखा आ जाता है। उसके बाद आप गाड़ी को चलाना शुरू कर सकते हैं। रेडी साइन तो आता था, गाड़ी में स्टार्ट करता था, गाड़ी स्टार्ट होती थी। कोई भी जो हाइब्रिड गाड़ी है, जो टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ी है, वो पहले स्टार्ट होती है आपकी बैटरी सिस्टम पर। हाइब्रिड सिस्टम जो आपकी कंप्लीट ईवी है, एक दो साइड्स हो गई, आपकी ईवी साइड हो गई, और आपकी जो इंजन वाला है, जो बेसिक इंजन है, उसकी साइड हो गई। दो चीजें हो गई। जो ईवी साइड है, वहां से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। 2-3 किलोमीटर आप ईवी पे चला सकते हो, फुली बैटरी पावर पे चला सकते हो। और जब आप एकदम रेस देते हैं तो वो इंजन को ऑन कर देते हैं। इससे ज्यादा की रेंज नहीं होती, क्योंकि बहुत छोटा बैटरी पैक होता है टोयोटा की गाड़ियों में, हाइब्रिड गाड़ियों में। मैं स्टार्ट करता था, स्टार्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो जाती थी एज लॉन्ग एज ये बैटरी पावर पे चल रही है। जैसे ही मैं रेस देता था तो इंजन 2-3 सेकंड के लिए ऑन होता था, स्टार्ट होता था, और उसके बाद वो बंद हो जाता था और गाड़ी बंद हो जाती थी। ये हमारे पास फॉल्ट आ रहा था इस गाड़ी पे। और जिस शॉप से ये गाड़ी आई थी, या जिस शॉप पे ये गाड़ी, जिस शॉप पे ये गाड़ी आई थी और जहां से ये गाड़ी आई थी, उन्होंने कहा था कि शायद बैटरी का इशू है, बैटरी को रीबिल्ड करना पड़ेगा। हाइब्रिड जहां भी हमारे मैकेनिक ज्यादातर देखते हैं कि हाइब्रिड फॉल्ट है, तो क्योंकि बैटरीज है ही ऐसी, बैटरी अगर बैटरी कभी कभार खराब हो जाती है तो वो बहुत अलग अलग किस्म के फॉल्ट हमें देती हैं, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं डायग्नोस करने। हाइब्रिड गाड़ियों में ज़्यादातर हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, उन्हें यही लगता है कि यार ये बैटरी इशू ही है, क्योंकि इसकी वजह से ही ऐसा हाइब्रिड सिस्टम फेलियर हो सकता है। जैसे मैंने गाड़ी पे बैठा, मैंने स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा लगा शायद हाइब्रिड सिस्टम फॉल्ट ही हो। और जैसे ही पुरानी शॉप से आई, उन्होंने कहा कि बैटरी रीबिल्ड करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ चीज़ों को, शायद कुछ और मिल जाए। अगर नहीं तो शायद ये सच में हाइब्रिड सिस्टम फॉल्ट ही हो। मैं इसे एक बार चेंज कर लेते हैं इसे, ये ठीक है। 3 लाख चली हुई है हमारी ये गाड़ी, प्लेंटी ऑफ फ्यूल है हमारे पास। अब जैसे ही ये गाड़ी स्टार्ट होती है, 2-3 सेकंड चलती है और बंद हो जाती है। मैंने कोड स्कैन किया सिंपली, और कोड स्कैन पे मेरे पास तीनों सेम कोड आए। एक हिस्ट्री में है, एक पेंडिंग में है, एक करंट कोड है। एक ही कोड बार बार आ रहा है, P3190, जिसका बेसिकली डेफिनेशन उसकी है पुअर इंजन पावर, कि इंजन रनिंग नहीं रह पा रहा। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये कोड मैंने पहले भी देखा है कैमरी की गाड़ी में, करोला की गाड़ियों में, लेक्सस की जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं जैसे कि ES300 है, उसमें भी मैंने देखा है। ये कोड कभी भी आ सकता है अगर आपके इंजन को चलने में कोई इशू है।
चाहे वो आपका फ्यूल इशू हो, चाहे वो आपकी स्पार्क इशू हो, मिस फायर हो रहा हो, मैस एयर फ्लो सेंसर अगर बहुत गंदा है, उसकी वजह से भी ये कोड आ जाता है। और ये कोड अगर आता है यानी कि इंजन पावर रिड्यूस हो रही है, इंजन नहीं चल पा रहा। अगर इंजन नहीं चल पाएगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल पाएगा। जब ये कोड आता है, बेसिकली एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप गाड़ी को बार बार स्टार्ट ना करें। आप जितनी बार भी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, हम उस हाइब्रिड सिस्टम से पावर यूज कर रहे हैं, पर उस हाइब्रिड सिस्टम को हम चार्ज नहीं कर पा रहे। देखिए, ये प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी नहीं है। प्लग इन हाइब्रिड में हम प्लग कर देते हैं गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने के लिए, घर पे जो प्लग लगे होते हैं, हमारे पास जो चार्जर होता है। पर ये है सिंपल हाइब्रिड, इसमें जो भी बैटरी चार्जिंग होगी वो इंजन करेगा। अगर इंजन ही 2-3 सेकंड से ज्यादा चल नहीं पा रहा तो वो बैटरी सिस्टम है, वो चार्ज कहां से होगा, वो बैटरी चार्ज कहां से होगी, वो हाइब्रिड सिस्टम है, वो फेल हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये कोड देखा, मैंने ये एक चीज समझ गया कि ये फॉल्ट इंजन में है कोई, जिसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम सही तरीके से चल नहीं पा रहा, क्योंकि वो बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही। अगर वो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी तो वो बार बार हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, वो डिप्लीट हो जाएगी, बैटरी की जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो बहुत कम हो जाएगी। ये कोड देखा, पुअर इंजन पावर, तो मैंने सोच लिया कि ये हाइब्रिड सिस्टम फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट कोई हमारा और है। अब मुझे ये देखना है कि फॉल्ट है कहां पर। क्या ये फ्यूल का इश्यू है, स्पार्क है, मैस एयर फ्लो सेंसर का इश्यू है, कई बार ECU का अगर इश्यू हो उसकी वजह से भी ये आता है। कोई भी चीज जो इंजन को इश्यू दे, जो इंजन को चलने ना दे, जिसकी वजह से इंजन सही तरीके से ना चल पाए। देखिए, दो चीजें होती हैं हाइब्रिड गाड़ियों में। अगर हाइब्रिड गाड़ियों पर आपको काम करते हुए कोई इशू आता है तो एक सिंपल तरीका ये है कि जैसे अब मुझे ये कोड दिख गए, मुझे पता लग गया कि ये हाइब्रिड सिस्टम का फॉल्ट नहीं लग रहा, ये इंजन का फॉल्ट लग रहा है, तो मैं दोनों सिस्टम्स को अलग कर देता हूं। अब मैं सोचूंगा इसे नॉर्मल गाड़ी की तरह कि अगर मैं नॉर्मल गाड़ी में बैठा हूं और उसे स्टार्ट कर रहा हूं, 2-3 सेकंड वो गाड़ी स्टार्ट नहीं रह रही, तो क्या इश्यू हो सकता है। कोई भी हमारा भाई जो काफी टाइम से गाड़ियों पे काम कर रहा है वो आराम से बता देगा, अगर 2-3 सेकंड गाड़ी चल पा रही है उसके बाद वो बंद हो रही है, शायद फ्यूल इशू हो, है ना। बहुत कॉमन सी चीज है। हम क्या करेंगे, बाहर से कोई फ्यूल लाएंगे, वैक्यूम लाइन में फ्यूल डाल देंगे, अगर गाड़ी चल रही है अभी भी तो क्लियर है कि वो फ्यूल इशू है। तो मेरे दिमाग में भी यही चीज आई कि क्या पता कोई फ्यूल इशू हो। सबसे पहले मैंने फ्यूल का सोचा, क्योंकि कुछ टेस्ट, देखिए जो चीजें सोचने वाली होती हैं कि कौन सी चीज हो, ये मैं क्या करता हूं, जो चीजें आसान रहे मेरे लिए। अब टोयोटा की गाड़ियों में या मैक्सिमम गाड़ियों में जब हम स्कैन टूल में फंक्शन टेस्ट में जाते हैं, हमारे पास एक एक्टिव टेस्ट होता है, जो होता है फ्यूल पंप को रन करने का, कि हमने फ्यूल पंप को ऑन करना है। फ्यूल पंप ऑन करेंगे, फ्यूल पंप चल पड़ेगा। मैं एक्टिव टेस्ट में गया, मैंने, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक्टिव टेस्ट मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद फ्यूल पंप में गया। आगे वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्लिप भी दिखाऊंगा मैंने कैसे उसे एक्टिव टेस्ट को यूज किया। जैसे जैसे मैं फ्यूल पंप को ऑन कर रहा था, फ्यूल पंप नहीं चल रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था मेरी तरफ, मुझे फ्यूल पंप की तरफ से। तो मैंने कहा यार फ्यूल पंप ही नहीं चल रहा। फ्यूल पंप नहीं चलेगा, फ्यूल नहीं आएगा तो 2-3 सेकंड गाड़ी चलेगी, क्योंकि हमारी हाइब्रिड पावर पे चल रही है, वो इलेक्ट्रिक पावर पे चल रही है। जैसे इंजन चलने की कोशिश करता है, थोड़ा सा चलता है, जो लाइन में फ्यूल है थोड़ा बहुत उससे चलता है और वो बंद हो जाता है। ये चीज मैंने समझ ली, मैंने कहा यार पंगा तो फ्यूल का लग रहा है मुझे। अभी मैंने कोई एक्सटर्नल फ्यूल नहीं यूज किया, कुछ नहीं यूज किया, बस मुझे लग रहा है फ्यूल पंप नहीं चल रहा, फ्यूल का इशू है। उसके बाद मैंने निकाले इसकी वायरिंग डायग्राम। अब जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं, वायरिंग डायग्राम दूसरे तीसरे स्टेप में मैं वायरिंग डायग्राम निकाल लेता हूं। अगर मुझे पहले ही पता है कि मैं कौन सी गाड़ी पे काम करते जा रहा हूं, तो मैं उसकी वायरिंग, उस सिस्टम, जिस सिस्टम पे मैं काम करने जा रहा हूं, उस सिस्टम की वायरिंग मैं निकाल लेता हूं पहले से। एक मिनट में चेक कर लूं कि मेरी वीडियो सही तरीके से बन रही है कि नहीं। वीडियो सही तरीके से बन रही है। वायरिंग डायग्राम मैंने निकाल ली थी इसकी। तो यहां पर हमारे पास दिया गया है हमारा फ्यूल पंप, ये फ्यूल पंप दिया गया और फ्यूल पंप की तरफ एक काली तार आ रही है और दूसरी काली और सफेद तार है जो सीधी ग्राउंड को जा रही है। हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड है जो पंप के पास है। इसे चलने के लिए अब चाहिए पॉजिटिव फीड, पावर चाहिए इसे चलने के लिए, क्योंकि ग्राउंड हमारे पास पहले से है। मैंने कहा ठीक है। हमारे पास
पावर और ग्राउंड होगा तो ये पंप चल पड़ेगा। और बाकी के सिस्टम पर अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बस मेक श्योर करना था कि पंप की कौन सी तार पे पावर आ रही है। सो सिंपली मैंने क्या किया, पंप पे गया, यहाँ पंप है, यहाँ पे मैंने बैक प्रोब किया, ये काली तार, ये वही काली तार है जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाई है, ये वाली काली तार, इस पे मैंने चेक किया और यहाँ पे आया 0.6 मिली वोल्ट। सो कोई पावर नहीं थी हमारे इस फ्यूल पंप पे। जैसे ही मैं एक्टिवेशन टेस्ट को ऑन ऑफ करता था फिर भी यहाँ पर कोई पावर नहीं आ रही थी। सो मेरे फ्यूल पंप पर कोई पावर नहीं आ रही थी। अब इस फोटो में, अब जब मैं गाड़ी पे काम कर रहा था तब तो मैं डायग्नोस करता जा रहा था, उस टाइम पर मैंने फोटोज नहीं खींची। जब मैंने डायग्नोस कर ली थी उसके बाद मैंने फोटोज खींची, जब मुझे लगा कि हाँ शायद ये कुछ भाइयों को वीडियो काफी पसंद आए, तब मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बना लूंगा, केस स्टडी बना लूंगा, तब मैंने फोटोज ली। इस फोटो में कोई ना कोई इशू है, एक बहुत फनी सा इशू है ना। जो भाई पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं वो समझ जाएंगे इस पे इशू क्या है। सो अगर आपको इस फोटो में एक इशू दिख रहा है ना, बहुत क्लियर इशू है और बहुत बड़ा इशू है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है इस फोटो में। सो अगर तो आपको दिख रहा है कि इशू क्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस फोटो में क्या, कौन सी चीज गलत है। जो भाई पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं, जो इलेक्ट्रिकल्स को काफी समझते हैं, वो बहुत आराम से पता कर लेंगे कि इस फोटो में इशू है क्या। सो यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहा था मैं, कि मैं पावर चेक कर रहा था हमारे फ्यूल पंप पे पावर आ रही है कि नहीं, और इस फ्यूल पंप पे कोई पावर नहीं आ रही थी। सो मैंने कहा ठीक है जी, हमारे पास सॉलिड ग्राउंड है, हमारे पास इस काली तार पे कोई पावर नहीं आ रही। सो दो चीजें हमारी कंफर्म होगी। अब मेरा फ्यूल पंप कहां से चल पड़ेगा अगर मेरे पास पावर ही नहीं है, ठीक है जी। सो वो चीज डन हो गई। सो उसके बाद मैं आपको बाद में वो चीज दिखाऊंगा। सो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं गया सीधा यहाँ पर, ये गाड़ी के इंजन में जो जंक्शन बॉक्स लगा होता है, जो फ्यूज बॉक्स लगा होता है, वहां पर चले गया और वहां पर एक रिले दिया गया, सर्किट ओपनिंग रिले। ये सर्किट ओपनिंग रिले दिया गया जो फ्यूल पंप के सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। और यहां पर है हमारा ECM, और ECM पे यहां पे लिखा हुआ है फ्यूल कंट्रोल। सो ये फ्यूल पंप को कंट्रोल करता है। सो बेसिकली ये जो ग्रेड एरिया है, जो जितना भी ये एरिया है जिसे ग्रे किया गया है, ये फ्यूज बॉक्स के अंदर है, इसे मैं देख नहीं सकता, ये रिले मैं निकाल नहीं सकता, ये रिले मैं निकाल नहीं सकता, ये रिले मैं निकाल नहीं सकता, ये उसके अंदर है। सो यहाँ अब अगर आपके पास ऐसी गाड़ी आती है जिसमें आप उस चीज को निकाल नहीं सकते, अब देखिए, अब मैं ये रिले नहीं निकाल सकता तो मैं इसे टेस्ट क्या करूंगा। ज्यादातर हमें ये होता है कि रिले निकालो, जो रिले की पिन्स होती हैं हमारी 30 हो गई, 87 हो गई, या 85 86 हो गई। 85 86 का आपकी कंट्रोल साइड की होती है, 30 87 आपकी लोड साइड की होती है। मुझे होता है कि एक मैं दो पावर सप्लाईज देख लूं, एक लोड की साइड, एक कंट्रोल की साइड। यहां पर भी यही चीज है, ये हमारी कंट्रोल साइड की तरफ है, यहां पर ये लोड साइड है, तो मुझे दो पावर्स देखनी है। पर इस रिले पे मैं वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, मैं वहां पे जा ही नहीं सकता, मैं इस रिले को निकाल ही नहीं सकता। ये सर्किट के अंदर लगा हुआ है, डिब्बे के अंदर लगा हुआ है, एक मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ है। तो अब मुझे कोई ऐसा टेस्ट ढूंढना है जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि मेरा ये रिले चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ रिले पे जितनी भी तारें आ रही हैं वो बाहर से नहीं आ रही, वो सर्किट बोर्ड के अंदर से ही आ रहे हैं। ये भी अंदर से, ये भी अंदर से, बस एक चीज बाहर आ, दो तारें बाहर से आ रही हैं, एक ये वाली तार और एक ये वाली तार। ये वो तार है जो इस रिले को कंट्रोल दे रही है। यहां से आप देख सकते हो ये तार ऐसे आती है और इस वाली कॉइल को ये एनर्जाइज करेगी, यानी कि इस कॉइल को ये ECM क्या देगा। अब यहां से इस तरफ आते हैं, जब बहुत पहले से मैं ये चीज समझा रहा हूं कि किसी कॉइल पर या किसी भी लोड पर दो चीजें आपको पावर और ग्राउंड होगी। अगर एक तरफ हमारे ये ECM है, अब मुझे नहीं पता ये ECM पावर दे रहा है या ग्राउंड, मैं दूसरी तार को देखूंगा, यहां से इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है, यहां आ रही है, ये आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, और यहां पर क्या है, पावर। यहां पे क्या है, पावर। सो ये तार तो हो गई पावर, ये एक तार होगी पावर। तो ECM इसे क्या दे रहा है, ECM इसे दे रहा है ग्राउंड। सो हमारे रिले की कंट्रोल साइड को ECM ग्राउंड दे रहा है। अगर आपको रिलेज, कंट्रोल, लोड वगैरह समझ नहीं आती
तो यूट्यूब पे हमारे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं रिले पर, ट्रेनिंग वीडियोस भी पड़ी हैं रिले पर, तो वो जरूर चेक कीजिएगा। सो मैंने कहा यार अब दो चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। हमेशा डायग्राम, अगर डायग्राम देखकर आपके दिमाग में टेस्ट, अलग अलग टेस्ट नहीं बन रहे, यानी कि कोई ना कोई आपको अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि डायग्राम देख के काफ़ी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ये अगर टेस्ट करूँ, ये टेस्ट करूँ तो काफ़ी चीज़ें मेरे लिए क्लियर हो जाएंगी। अब पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि अगर यहाँ ECM ग्राउंड दे रहा है, तो अगर मैं ये जो तार बाहर आ रही है, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लाइट लगाऊं अपनी, या बल्ब लगाऊं, सिंपली उसे पावर पे लगाऊं, तो जैसे ये ECM उसे ग्राउंड करेगा, फ्यूल पंप, जैसे मैं फ्यूल पंप के बटन को दबाऊंगा, फ्यूल पंप ऑन वाले को, जैसे ये इस सर्किट को ग्राउंड करेगा तो मेरी ये टेस्ट लाइट चल पड़ेगी, ये टेस्ट लाइट जल पड़ेगी, यानी कि मेरा जो ECM है उसे ग्राउंड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये होती है कि मैं मेक श्योर कर लूं कि मेरा कंप्यूटर सही है कि नहीं उस सर्किट का। अगर कंप्यूटर ECM सही नहीं है तो मेरा वैसे पंगा कोई और है ना, मुझे ECM की तरफ जाना है, तो मैंने मेक श्योर पहले करना है कि कंट्रोल है कि नहीं। सो एक चीज मैं ये कर सकता था। दूसरी चीज ये कर सकता था कि जो ये तार है, IC कनेक्टर है, जो 1C कनेक्टर है, उसकी 6 नंबर पिन है, उस पे चेक करूं कि मेरे पास पावर आ रही है कि नहीं। अब मेरे पास फ्यूल पंप पे पावर आ रही है, नहीं आ रही, सॉरी, मेरे फ्यूल पंप पे नहीं पावर आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां भी पावर नहीं है, क्या पता बीच में तार टूटी हो कहीं पे, यहाँ पे ओपन सर्किट हो। अगर फ्यूल पंप और रिले के बीच में, क्योंकि रिले है इंजन बे में, फ्यूल पंप है पिछली सीट के नीचे, उसके बीच में काफी वायरिंग है, यहाँ पर ओपन सर्किट हो सकता है। तो मैंने कहा एक बार मैं यहाँ पे देखता हूं कि मेरे पास पावर आ रही है कि नहीं। सो सिंपली मैंने क्या किया, अब ये है IC कनेक्टर, 1C कनेक्टर का 6 नंबर पिन। सो मैं उस फ्यूज बॉक्स पे गया, ये फ्यूज बॉक्स है, और ये जो मैंने हाथ में यहाँ पे ये हिस्सा पकड़ा फ्यूज बॉक्स का, ये फ्यूज बॉक्स के अंदर लगता है। इसकी साइड पे 2 टैब्स दिए गए हैं, यहाँ पे टैब्स है, ये वाली टैब है इसमें। वो टैब क्या करती है, उस टैब को आप दबा के इस पीस को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि बाकी के जितने भी जो रिले हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं, वो मैं देख नहीं सकता। पर कौन सी चीज मैं देख सकता हूँ, वो है ये तारे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन है, जो ब्लू कलर की, हमारी डार्क ब्लू कलर की, ये यहाँ पे है 6 नंबर पिन हमारी डार्क ब्लू कलर की। वहां पे मैंने देखना है कि मेरे पास पावर आ रही है कि नहीं। सो मैं 6 नंबर पिन, इस 6 नंबर पिन पे मैंने बैक प्रोब किया और वहां पे पावर चेक की। सो ये देखिए, ये ब्लू कलर की तार है और यहाँ पे मैंने बैक प्रोब किया हुआ है, और मेरे पास क्या आ रहा है, 2.9 मिलीवोल्ट, 2.9 मिलीवोल्ट। सो 2.9 मिलीवोल्ट तो हमारा फ्यूल पंप नहीं चलाएगा, हमें चाहिए 12 13 14 जो रनिंग वोल्टेज है, जो बैटरी वोल्टेज है, 10 11 वोल्ट तो चाहिए कम से कम उस फ्यूल पंप को चलाने के लिए। सो मैंने सीधा जाके उस कनेक्टर के पीछे उस तार पे देखा तो मेरे पास कोई पावर नहीं आ रही थी। सो दो चीजें तो हमारी कंफर्म होगी कि ना ही पावर हमारी यहाँ पर है और ना ही पावर हमारी यहाँ पर है। सो क्लियर है कि इसके बीच में, इस तार में कोई ओपन सर्किट नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास पावर नहीं है। अब इश्यू आ जाता है कि क्या ये रिले सही है कि नहीं। अब मेरे पास रिले से कोई पावर बाहर नहीं आ रही, क्या पता रिले खराब हो जिसकी वजह से पावर बाहर नहीं आ रही, क्या पता मेरा ECM कंट्रोल ना कर रहा हो, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई टेस्ट लाइट, कोई बल्ब नहीं लगाया। सो मेरे पास अब दो चीजें हैं, क्या ये रिले सही है कि नहीं, क्या ये ECM सही है कि नहीं, क्या इस रिले को आने वाली यहाँ से इंटरनल जो पावर सप्लाईज हैं किसी इन दोनों रिलेज की, इन दो रिलेज से जो पावर आ रही है क्या वो है कि नहीं। अब ये तो मैं नहीं चेक कर सकता क्योंकि वो ECM के अंदर है, इस फ्यूज बॉक्स के अंदर है, इस जंक्शन बॉक्स के अंदर है। सो अगला मेरा टेस्ट क्या था कि मैंने कहा यार ये चीजें हो गई हैं, अब मुझे अगर मैं अब यहां से रिले से मेरे पास पावर नहीं आ रही, अगर मैं अपनी तरफ से इस तार पे यहाँ पर पावर दे दूं और फ्यूल पंप को चला दूं और गाड़ी को चलाने की कोशिश करूं तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ फ्यूल का इशू है। सो मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा देता हूँ, एक वीडियो फाइल दिखा देता हूँ जिसमें मैंने गाड़ी पर जो फ्यूल पंप है उस पर मैंने बैक प्रोब किया और बैक प्रोब करके उसे लाइव पावर दी बैटरी से सीधा,
और गाड़ी को चलाने की कोशिश की और गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। जब तक फ्यूल पंप चल रहा था गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। ये वीडियो देखिए आप। मैं इसे स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई, रेस दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी देर चलेगी। चेक हाइब्रिड और बंद हो गई फिर से। अब मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा और स्टार्ट करने के बाद मेरे पास पावर है हाथ में, यहाँ पे ये लाइव फीड है बैटरी से आ रही, और वहाँ पे मैं इसे बैक प्रोब करके टच करूँगा और देखिएगा गाड़ी चलती रहेगी, बिल्कुल बंद नहीं होगी। सो इसे मैं बैक प्रोब कर देता हूँ यहाँ पे। तो काले रंग की जो तार है वो मेरी फीड है यहाँ पर। सो काले रंग की तार है वो हमारी फीड है, इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसे मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। ये स्टार्ट हुई, ये देखिए मैंने पंप को जंप कर दिया है वहाँ पे। अब गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। ये देखिए मूव भी करेगी, मूव भी कर रही है। रिवर्स में डालूँगा, रिवर्स में भी जा रही है। तो बिल्कुल सही चल रही है गाड़ी। ये मैं फ्यूल पंप को जंप कर देता हूँ, कोड दिखा देता हूँ आपको। ये कोड आ रहे हैं हमारे पास। सो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने सीधा पावर फीड दी हमारी उस फ्यूल पंप को, और फ्यूल पंप बिल्कुल सही चलने लग गया और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल सही चलने लगी। सो मैंने कहा कि हाँ, क्लियरली इशू है कि हमारा फ्यूल पंप नहीं चल रहा, फ्यूल पंप को पावर नहीं आ रही, और पावर हमारे इस रिले से नहीं आ रही, इस जंक्शन बॉक्स फ्यूज बॉक्स के अंदर से नहीं आ रही। सो दूसरी चीज अब थी मेरे दिमाग में कि मुझे चेक करना है अपना ECM, क्या मेरे ECM पे कंट्रोल है कि नहीं। सो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इसी तार पे बैक प्रोब किया, यहाँ पे मल्टीमीटर लगाया, मल्टीमीटर ग्राउंड पे जा रहा है, और मैंने देखा कि अगर मैं अपनी तरफ से उस फ्यूल पंप को ऑन ऑफ करूं तो क्या ये रिले से कोई नॉइज आती है कि नहीं अंदर से, क्योंकि अगर नॉइज आएगी तो चाहे रिले सही चल रहा है नहीं, चाहे देखिए ज्यादातर मैं यही कहता हूं कि आवाज क्लिक क्लिक करना किसी रिले का मतलब ये नहीं है कि रिले सही है। क्लिक करता है तो शायद उसका ये कांटेक्ट है, यहाँ पे कोई इशू है, वो क्लिक तो फिर भी करेगा पर वो कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा, यहाँ से पावर इस तरफ नहीं आएगी, ठीक है जी। पर वहां से एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि ECM मेरा ठीक है, क्योंकि वो क्लिक तभी कर रहा है क्योंकि ये कॉइल एनर्जाइज हो रही है, एनर्जाइज हो रही है क्योंकि ECM उस सर्किट को ग्राउंड दे रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो क्लिक कर रहा है यानी ECM अपना काम कर रहा है, बाकी चीजें बाद में। ECM मेरा साइड पे हो गया, ECM मुझे पता लग गया कि सही है, तो मेरी आधी फिक्र तो वहीं पे खत्म होगी कि अब मेरा पूरा ध्यान इस फ्यूज बॉक्स पे होगा। सो आप ये वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने एक्टिव टेस्ट में गया हूं, बैक प्रोब किया हुआ उसी तार पे, मल्टीमीटर भी मेरा वहीं पे पड़ा है, तो ECM उस रिले को ऑन ऑफ कर रहा है, क्लिक की नॉइज आ रही है पर पावर कोई नहीं बाहर आ रही, उस रिले से पावर बाहर नहीं आ रही। आप ये वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे आपने वीडियो देखा कि ECM कंट्रोल कर रहा है, ये क्लियर है, आवाज आ रही है रिले की, ये भी सुन रहा है, पर कोई वोल्टेज चेंज नहीं हो रही। सो मुझे इतना पता लग गया कि मेरी ये जो साइड है ये सही है। यहां पर जो अब देखिए, अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, अच्छा ECM ठीक है, क्या पता इस तरफ पावर का इशू हो, तो क्लियर है कि पावर का इशू हो ही नहीं सकता हमारी कंट्रोल साइड पे, क्योंकि अगर यहां पर पावर ना होती तो ECM ग्राउंड करके उसे ऑन कैसे कर रहा है। सभी हर एक चीज जो ECM को चाहिए वो वहीं पर है, तभी तो ECM क्लिक कर रहा है। सो मेरा ये सर्किट भी सही है, मेरा ये सर्किट भी सही है, मेरा ECM भी ठीक है, मेरे इस तरफ पावर आ रही है कि नहीं ये मैं श्योर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि रिले क्लिक कर रहा है
पर इस तरफ पावर है कि नहीं, इस सर्किट से पावर है कि नहीं, वो मैं नहीं जानता। सो मैंने कहा एक बार वो चेक कर लेते हैं। सो ये पावर आ रही है इस तरफ, यहाँ से EFI रिले से, EFI मेन रिले से, और ये आ रहा है हमारे 20 एम्प के EFI मेन रिले से। सो मैंने इस फ्यूज़ को चेक किया, ये फ्यूज़ बिल्कुल सही था। और बाकी की चीज़ें ये है कि ये जो फ्यूज़ है ये इस तरफ बहुत अलग अलग सर्किट्स को पावर सप्लाई भी दे रहा था। ये देखिए, ये बहुत अलग अलग सर्किट्स को पावर सप्लाई भी दे रहा था, और बाकी सारे सर्किट बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमारा फ्यूल पंप ही नहीं चल रहा। सो देखिए, जब भी डायग्नोस करें ये चीज़ कोशिश करें कि आप डायग्नोस्टिक प्रोसेस को कम करते जाएं, वेरिएबल कम करते जाएं। अब मैं अगर ये कहें कि यार पावर ही नहीं आ रही पक्का, हर एक तार को मैं निकालता जाऊं, चेज करता जाऊं, यार ये भी देख वो भी देख, तो मैं सारा दिन लगा रहूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास आधा घंटा 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा है। मैंने 45 मिनट में वो गाड़ी को डायग्नोस करना है, घंटे में अगर मैक्सिमम मुझे घंटा लग रहा है, गाड़ी को डायग्नोस करूंगा और मुझे वहां से निकलना है गाड़ी को डायग्नोस करके। सो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर पावर का कोई इशू होता तो बाकी के सर्किट भी इफेक्ट होते, बाकी सारा कुछ सही चल रहा है, बस फ्यूल पंप नहीं चल रहा। सो मैंने इस चीज को दिमाग से निकाल लिया कि यहाँ पर कोई पावर इशू है। मैंने कहा ये इशू बिल्कुल सही है, यहाँ पर पावर है ही है, क्योंकि बाकी सारे सही सर्किट चल रहे हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये जो रिले है ये क्लिक हो रहा है, ये टच हो रहा है इसके साथ, पर यहाँ पर बहुत सारी क्रोजन बनी हुई है, जैसे कि रिले के अंदर बन जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बन नहीं रही। इन दोनों पिंस के बीच में कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 नहीं आ रहे, चाहे ये क्लिक भी कर रहा है। सो मैंने कहा यार ये चीज़ है जो हमारा जो ये वाला पीस है जिसके अंदर रिले है, मैंने कहा ये मुझे चाहिए, ये पूरे का पूरा पीस चाहिए, जिससे मैं उस रिले को मेक श्योर कर सकता हूँ कि वो रिले। अब ज़्यादातर मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया, मुझे पता है मेरा ICM ठीक है, मुझे पता है फ्यूल पंप पे पावर नहीं आ रही, मुझे पता है ये रिले इस डिब्बे के अंदर है। सो पीछे रह ही कुछ नहीं गया। मैंने इस डिब्बे को मारने की कोशिश की, कई बार मारने से वो रिले थोड़ा बहुत चलना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन से चलना शुरू हो जाता है, पर कोई असर हो नहीं रहा था इस पर। सो मैंने कहा ये मुझे डिब्बा चाहिए, क्योंकि बाकी सारा कुछ सही है, बस रिले क्लिक भी कर रहा है पर मेरे पास बाहर पावर नहीं आ रही। सो सिंपली रैकर पे गया। रैकर जैसे कि जिसके पास टूटी फूटी गाड़ियां होती हैं, सो एक्सीडेंटल गाड़ी पड़ी थी शॉप पर, जो पीछे से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, आगे से बिल्कुल ठीक थी, तो वहां से मैं ये डिब्बा लाया, ये वाला। सो ये पुराना है जो हमने निकाला है, और मैंने नए वाला जो डिब्बा है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वो सारी तारें मैंने कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उसी पिन पे बैक प्रोब किया, और मेरे पास बैटरी वोल्टेज आ रही थी। सेम चीज, अभी मैंने कुछ नहीं किया, कोई एक्टिवेशन टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, की ऑन की और मेरे पास पावर आ रही थी। जो चीज मेरे पास पहले ये आ रहा था 2.9 मिलीवोल्ट, अब मैंने उस छोटे इस रिले बॉक्स को चेंज किया, अब मेरे पास वहां पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। सिंपल सी चीज है। अब मुझे पता है कि मेरा वो जो इशू है वो बिल्कुल ठीक है, अब सीधा 12 वोल्ट मेरे फ्यूल पंप पे जाएंगे और गाड़ी ठीक हो जाएगी। सो वीडियो का मकसद क्या था बनाने का इसका, कि अगर हाइब्रिड सिस्टम फॉल्ट है तो मतलब हाइब्रिड इशू ही नहीं है। एक चीज मैं बतानी भूल गया, जब भी आप हाइब्रिड सिस्टम पे काम कर रहे हो, बैटरी जो हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल है उसमें जाएं, उसके लाइव डाटा में जाएं, अलग अलग बैटरी वोल्टेजेस आपको दी जाती हैं, वहां पे हर एक सेल की बैटरी वोल्टेज देखें। अगर सभी के टोटल बैटरी वोल्टेज, मानिए मेरे पास बैटरी है जिसमें 5 वोल्ट की एक सेल है, सो मेरे पास 4.9 वोल्ट है एक सेल पे, दूसरे पे 4.9, सो 4.92 है, 4.93 वोल्ट है, या सो अगर ऐसी 10 बैटरियां 10 सेल भी हैं मेरे पास, तो मैंने क्या करना है, इनका जो सभी क्या वोल्टेज डिफरेंस है वो 300 मिली वोल्ट से ज्यादा ना हो, 300 मिली वोल्ट से ज्यादा ना हो। कहने का मतलब क्या है, मानिए 10 सेल हैं इसमें और उनमें से 9 सेल की वोल्टेज 4.9 समथिंग है, 4.92, 3, 4 जो भी है, और एक सेल ऐसा है जिसकी वोल्टेज 3.2 वोल्ट है।
वो क्लियर आपको दिख रहा है कि वो सेल की वोल्टेज कम है, तो उससे क्या होगा, उसने सारी जो टोटल वोल्टेज है उसे कम कर देना है। सो वहां पर अगर वो चीज मैं देखता हूँ, फिर मैं कहूंगा कि हाँ, बैटरी इशू है हमारे पास। मैंने इस गाड़ी में लाइव डाटा में जाकर देखा था और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ऐसे मुझे इशू नहीं दिख रहा था। बैटरी वोल्टेज, जो इंडिविजुअल सेल्स की वोल्टेज है, बैटरी मॉड्यूल्स अंदर बने हुए हैं छोटे छोटे, उनकी जो वोल्टेज है उनमें मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा कि मेरा बैटरी इशू तो लग नहीं रहा, और जैसे मैंने ये कोड देखा तो वो वैसे ही क्लियर हो गया था। जब भी आपके पास ये कोड है कि इंजन नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम है उसमें फॉल्ट आ रहा है, ठीक है जी। और ये चीज मैंने की और पावर आ गई, फ्यूल पंप सही चलना शुरू हो गया। और लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने गाड़ी को अब स्टार्ट किया, आगे को चलाई गाड़ी, पीछे को चलाई, और सारा कुछ सही चल रहा है। और आप क्लस्टर पे, ओडोमीटर पे भी देख सकते हो कि अब कोई वार्निंग साइन नहीं आ रहा। अब वो चार्जिंग का वहां पे आना शुरू हो जाना कि अब इंजन चल रहा है और वो बैटरी सिस्टम को चार्ज करना शुरू करेगा। तो दोस्तों गाड़ी चल पड़ी है, ये मैं पैक कर रहा हूँ, सही चल पड़ा है, पंप चल पड़ा है, सारा कुछ सही चल पड़ा है। रोड टेस्ट करूँगा, मेक श्योर करूँगा सब कुछ ठीक है, और ये गाड़ी होती है डन। सो दोस्तों बहुत सिंपल सा इशू था। पहले तो मुझे लगा कि शायद इस पे वीडियो ना ही बनाऊं, पर मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी फोटो डाली कि मैंने हाइब्रिड गाड़ी डायग्नोस की है, उसमें कोई इशू मिला था मुझे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इस पे वीडियो केस स्टडी बना दूंगा। तो काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए मुझे कि इस पर वीडियो बनाए। सो इसकी वजह से मैंने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली। मैंने कहा एक बार पिक्चर्स ले लेते हैं, शायद किसी भाई को ऐसी गाड़ी आए जिस पर ये फॉल्ट हो, और वो आराम से इसे डायग्नोस कर सके। कोशिश करता हूँ मैं कि ज़्यादातर जितनी गाड़ियाँ मैं डायग्नोस कर रहा हूँ उन पे वीडियोस बनाऊँ। कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं, अब मुझे पता नहीं है कि कौन सा फॉल्ट आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मुझे देखना चाहिए या नहीं। कुछ फॉल्ट मुझे ऐसे लगते हैं कि वो बहुत ही सिंपल होते हैं और उस पर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस पे मुझे लगता है कि हाँ, जिसमें थोड़ा सा भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, डायग्राम निकाल के, है ना, किसी कंट्रोल सर्किट को चेक कर रहा हूँ, जहाँ पावर फीड, जहाँ बाईपास कर रहा हूँ किसी चीज़ को, वहाँ पर मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि हाँ इस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ। जिसमें मैं सिंपल मल्टीमीटर लेके इधर उधर जाकर चीज़ों को फिगर आउट कर पा रहा हूँ, वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ना बनाऊँ। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शायद इसमें से आपको सीखने को कुछ मिलेंगे अगली बार।